our C lab named as a fourth lab. Now in this lab, we will understand various type of operators available in the C language. Very first, we will understand how do increment and decrement operators. तो यहाँ पे हमें समझना है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक एडिशनल ऑपरेटर से अलग होते हैं। दो तरीके से अलग होते हैं। पहला तरीका क्या है कि इसमें सिंबल में 2 प्लस आते हैं इंक्रीमेंट में, और डिक्रीमेंट में 2 माइनस आते हैं। सिंपल एडिशन में हम उसे 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं, या सिंपल सब्ट्रैक्शन में किसी भी 2 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर में वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसमें 1 इंक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट में जो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसमें 1 डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट यानी 1 वैल्यू कम होना, इंक्रीमेंट यानी 1 वैल्यू ज्यादा। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग वेरिएबल वैल्यू बाय 1। इसमें ध्यान देने बात है कि x इज इक्वल टू x प्लस 1 इक्वेशन को ही हम इंक्रीमेंट में बदल सकते हैं। यहां पे 2x दिख रहे हैं, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड का x प्रीवियस x होगा, और इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड का x न्यू x होगा। तो लेट प्रीवियस x में 10 है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेशन के बाद न्यू x में 11 होना चाहिए। नाउ डिक्रीमेंट ऑपरेटर का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? इट इज यूज्ड टू डिक्रीज और सब्ट्रैक्ट द एग्जिस्टिंग वैल्यू बाय 1। इसको भी हम लोग x इज इक्वल टू x माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड का x ओल्ड x है और राइट हैंड साइड का x न्यू x है। तो ओल्ड x में अगर 10 है तो उसे डिक्रीमेंट करके हमें मिलता है 9। तो इट इज ए ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसके हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हाउ डू प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क्स, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। पहली बात यह है कि दिस ऑपरेटर कैन बी यूज इन 2 मोड। पहला है प्री मोड, दूसरा है पोस्ट मोड। प्री मोड का मतलब है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट मतलब है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। अब ये हमारे इंटरप्रिटेशन वर्ड्स हो गए, लेकिन एग्जैक्टली एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? तो एक्सप्रेशन बनेगा प्लस प्लस ए, इट इज ए प्री इंक्रीमेंट, माइनस माइनस ए प्री डिक्रीमेंट, ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट एंड ए माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट। तो इस प्री और पोस्ट का मतलब क्या होता है ये समझना है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्री इंक्रीमेंट एंड द पोस्ट इंक्रीमेंट? तो देखिए प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स फर्स्ट इंक्रीमेंट ए बाय 1। अगर किसी एक्सप्रेशन में प्लस प्लस ए है और ए की ओरिजिनल वैल्यू 10 है, तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगी सबसे पहले 11, और उसके बाद उसकी वैल्यू जहां पर भी असाइन होनी है वहां पे असाइन हो।
और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, सबसे पहले वो वैल्यू जो भी ए की रहेगी प्रीवियस वाली वो असाइन होगी और उसके बाद इंक्रीमेंटेड वैल्यू अपने आप हो जाएगी। तो यहाँ पे पोस्ट का मतलब बाद में इंक्रीमेंट और प्री का मतलब पहले इंक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में भी पहले डिक्रीमेंट और बाद में असाइन ए वैल्यू, पोस्ट डिक्रीमेंट में बाद में पहले असाइन द वैल्यू और फिर बाद में डिक्रीमेंट द वैल्यू। तो आई थिंक ये आपको 100% समझ में आया होगा कि प्लस प्लस ए को हम क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट, माइनस माइनस ए को क्या बोलते हैं, प्री डिक्रीमेंट, और ए प्लस प्लस को पोस्ट इंक्रीमेंट और ए माइनस माइनस को पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, नाउ अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं रन करके। तो देखिए इसमें मैंने दो प्रोग्राम आपको बताए हैं, एक लेफ्ट में प्रोग्राम है, एक राइट में प्रोग्राम है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस है। ये डिफरेंस किसके लिए है, ये प्री इंक्रीमेंट को डिनोट कर रहा है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट को डिनोट कर रहा है। प्री इंक्रीमेंट में मैंने यूज किया है b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए और पोस्ट इंक्रीमेंट में मैंने यूज किया है b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली है प्लस प्लस ए के बाद है और प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस ए के पहले है। तो ये जो प्लस प्लस ए है इसका मतलब क्या हो रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और बी में इंक्रीमेंटेड वैल्यू ही असाइन होगी। ध्यान रखें, a इज इक्वल टू ए प्लस वन यानी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई और इसे हम क्या बोलेंगे, b इज इक्वल टू ए में इंक्रीमेंटेड वैल्यू b में असाइन होगी। तो अच्छा यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट में सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू असाइन हो जाएगी और इंक्रीमेंटेड वैल्यू बाद में होगी। तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू वो ए में असाइन होगी लेकिन ओरिजिनल वैल्यू बी में असाइन होगी। तो अब इस पूरे प्रोग्राम को फिर से समझिए। यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट 10 लिया है जो a को असाइन कर दिया है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर अच्छी समझ में आ रही है कि हम वेरिएबल को डिक्लेरेशन के समय भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको अलग से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया इंट a सेमीकोलन देन a इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। तो मैं दो वर्क यहाँ पर एक साथ कर रहा हूँ, यानी डिक्लेयर भी कर रहा हूँ और a की वैल्यू को भी असाइन कर रहा हूँ, तो दो काम एक साथ हो गए। ओके, तो यू कैन डू इट लाइक दैट। तो इंट a इज इक्वल टू 10 कॉमा b, तो यहाँ दो वेरिएबल हैं a और b है। तो a को मैं पहले एक 10 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इसको इनिशियलाइज करना कहते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू 10, तो ये इनिशियलाइज हो गया a से, ठीक है। और इंट a को क्या है, डिक्लेयर करना कहते हैं, यानी b यहाँ पर डिक्लेयर हो रहा है ओनली, लेकिन यहाँ पर a क्या हो रहा है, डिक्लेयर एज वेल एज इनिशियलाइज, दो चीजें यहाँ पर हो रही है। तो ध्यान रखेंगे वर्ड डिक्लेरेशन क्या होता है और इनिशियलाइज क्या होता है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर 10 जो है a में कितना मिलेगा और b में कितना मिलेगा, यही हमको केवल समझना है। तो जब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर इंक्रीमेंटेड वैल्यू a में आ जाएगी और जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो ही b में जाएगी। इसका मतलब है a का भी वैल्यू यहाँ पर 11 मिलना चाहिए और b की भी वैल्यू 11 मिलना चाहिए। तो यहाँ प्रिंटफ में ध्यान से देखिए, हम लोगों ने a इज इक्वल टू %d एंड b इज इक्वल टू %d लिया है। तो %d a फॉर a एंड %d b फॉर b। तो यहाँ a की वैल्यू डिस्प्ले होगी, यहाँ b की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो दिस इज 11 एंड 11। तो जब ये प्रोग्राम आप रन करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 11 दिखनी चाहिए और b की वैल्यू 11 दिखनी चाहिए। अगर ये दिख रही है तो आपका मतलब प्रोग्राम सही चल रहा है। ओके, अब पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करते हैं। तो देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले जो a की वैल्यू है 10 वो b में असाइन हो जाएगी और उसके बाद a में खुद वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो b में 10 मिलना चाहिए और a में
11 मिलना चाहिए। तो जब मैं इसे प्रिंटफ में, सेम फॉर्मेट है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, तो इसे आप यूज करेंगे तो यहाँ पर 11 मिलेगा और 10 मिलेगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट में दोनों जगह 11 मिल रहा है और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले 11 मिल रहा है और फिर 10 मिल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमें समझना है कि प्रीसीडेंस क्या होता है ऑपरेटर का और ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर प्रीसीडेंस एंड द ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में दो इंपॉर्टेंट टर्म है, पहला है ऑपरेटर प्रीसीडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। तो प्रीसीडेंस का मतलब तो आप पहले भी समझ चुके हैं, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं कि ऑपरेटर प्रीसीडेंस नथिंग बट कमांड्स द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन, मतलब ये ऑर्डर के जो इवोल्यूशन का ऑर्डर है उसे कमांड करता है, ऑफ ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन, यानी इट कमांड्स द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन। तो ये मतलब ये हो गया जो बॉडमास का कैसा कंसेप्ट हो गया कि मेरे पास में अगर सबसे पहले डिवीजन है और उसके बाद मल्टीप्लाई है, उसके बाद एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो इसके अंदर में सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, इट डिफाइंस द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रीसीडेंस। तो जब दो ऑपरेटर सेम प्रीसीडेंस के होंगे एक ही एक्सप्रेशन में, तो हमें सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो इस समय क्या होगा, एसोसिएटिविटी कैन बी आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी ये हमें क्लियर बताना है कि जब सेम प्रीसीडेंस किसी एक्सप्रेशन में मिलता है तो उसे कंट्रोल लेफ्ट टू राइट करना है कि उसे कंट्रोल राइट टू लेफ्ट करना है। अब इस चीज को हम लोग दो एग्जाम्पल से देखेंगे तो आई थिंक आपको 100% क्लियर होना चाहिए। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास में है एक एग्जाम्पल दैट इज द 34 + 12 डिवाइड बाय 4 - 45 है। अब इसको ध्यान से देखिए कि हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले इसके अंदर में हमें देखना है कि क्या एलिमेंट्स दिए हैं। तो इसमें 34 है, 12 है, 4 है, 45, तो ये तो वैल्यू हो गए और इसी को बोलते हैं ऑपरेट। अब प्लस है, डिवाइड है और माइनस है, तो ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो प्लस है एडिशन के लिए, स्लैश है डिवीजन के लिए और माइनस है सब्ट्रैक्शन के लिए। अब इसमें अगर ध्यान से हम नीचे नहीं दे रहे हैं, ध्यान ऊपर ही ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले ये ध्यान से देखिए कि कौन सा एक्सप्रेशन पहले रन होना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट कहीं नहीं है। तो इसके अंदर में हमको कौन सा ऑपरेटर पहले लेवल में आता है उसे समझना चाहिए। अब इस एक्सप्रेशन में कितने लेवल के ऑपरेटर हैं ये भी क्लियर कर लो। इसके अंदर में दो लेवल हैं, पहला लेवल है आपका डिवीजन और दूसरा लेवल में आते हैं प्लस और माइनस। तो दूसरे लेवल में दोनों आते हैं, लेकिन पहले लेवल में अभी केवल ये आता है। तो पहले लेवल का ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा और दूसरे लेवल का ऑपरेटर दूसरे बार सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, 12 डिवाइड बाय 4, तो 12 डिवाइड बाय 4 में 3 मिलना चाहिए। अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बना नया वाला, 34 + 3 - 45, 34 + 3 - 45। अब ये मेरे पास करंट एक्सप्रेशन है सॉल्व करने के लिए। अब इस एक्सप्रेशन में कितने लेवल के ऑपरेटर हैं, तो इसमें एक ही लेवल का ऑपरेटर है, एक है प्लस एक है माइनस। अब इसमें मुझे कंफ्यूजन है कि मैं पहले 34 + 3 रन करूं कि 3 - 45 रन करूं। तो ये एसोसिएटिविटी का रूल्स लगाने पड़ेंगे जो बोलता है लेफ्ट टू राइट, जो बोलता है लेफ्ट टू राइट। तो यानी 34 + 3 पहले होगा तो 37 मिलेगा, उसके बाद एक्सप्रेशन क्या बचा, 37 - 45 बच गया। अब इस एक्सप्रेशन में केवल एक ही ऑपरेटर है तो कंफ्यूजन 0 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -8। अब हम दूसरा एग्जाम्पल से एक और समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल में ब्रैकेट भी दिए हैं
और एक लेवल का ऑपरेटर भी दिया है, 2 लेवल के ऑपरेटर भी दिए। इसको ध्यान से देखिए, इसमें जो ब्रैकेट है वो मैथमेटिक्स जैसा ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें 20 + 3 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, 20 + 3 तो 23 मिला। अब मेरा करंट एक्सप्रेशन क्या है, 23 + 12 -8 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें 2 लेवल के ऑपरेटर हैं। कौन से ऑपरेटर, कौन से लेवल में, कौन सा पहले लेवल में कितने हैं, तो पहले लेवल में 2 ऑपरेटर हैं और दूसरे लेवल में 1 ऑपरेटर है। तो पहले लेवल में 2 ऑपरेटर कौन कौन से हैं, पहला है डिवीजन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। दूसरे लेवल में कौन सा ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर, एडिशन का है। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि ये ऑपरेशन 8 डिवाइड बाय 4 या फिर 4 × 3, ये 2 ऑपरेशन, इनमें से पहला कौन सा होगा। तो इसमें एसोसिएटिविटी रूल लग रही है, यानी लेफ्ट टू राइट लग रही है। तो 8 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पर बना 2। अब मेरा नया एक्सप्रेशन क्या बना, 23 + 12 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें 2 लेवल के ऑपरेटर हैं, पहला है प्लस और दूसरा है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आपका अपर लेवल है, तो ये पहले ऑपरेट होगा, बाद में एडिशन होगा। तो मैं 2 × 3 करूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा। अब मेरे पास ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन में 23 + 12 + 6 में केवल 2 ही ऑपरेटर हैं और दोनों एक ही लेवल के ऑपरेटर हैं। तो कंफ्यूजन लेवल का नहीं है, कंफ्यूजन प्रेसिडेंस का नहीं है, कंफ्यूजन है कि 23 + 12 पहले होगा कि 12 + 6 पहले होगा। तो ये लेफ्ट टू राइट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आएगा 23 + 12, तो आपको 35 मिलेगा। तो आपके पास 35 + 6, अब तो पूरा कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। अब मुझे मिलना चाहिए 41। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, अगर हम बाय रूल करते हैं तो हमें 41 मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम एक और टाइप का ऑपरेटर देखते हैं जिसमें दोनों ही ऑपरेटर आपके राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट का कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। देखिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम इस तरीके से यूज करते हैं कंफ्यूजन करने के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास में प्री इंक्रीमेंट भी लगा है और पोस्ट भी लगा है। अब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इसमें से हमें समझना है कि पहले ++a होगा b++। हालांकि इसमें हमें कंफ्यूजन बहुत ही कम है। अगर हमारा b++ पहले होता है तो हमारे पास में बल जाएगा यहाँ पर 20 प्लस क्या मिलेगा हमें, अच्छा यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए 21। b की वैल्यू कितनी होगी 21, लेकिन ये सबसे पहले रिप्लेस करेगा 20 को ही, क्योंकि ये पोस्ट का कंसेप्ट है। अच्छा, यहाँ पर ++a का कंसेप्ट है, तो यहाँ पर तो वो इंक्रीमेंट भी कर लेगा और असाइन भी इंक्रीमेंटेड ही वैल्यू करेगा। तो ये रिप्लेस करेगा अपनी जगह को 11 से और ये करेगा अपनी जगह को 20 से। तो 11 + 20 हो गया 31। लेकिन ये अपने वैल्यू को, अपने वेरिएबल के वैल्यू को कैसे करेगा, तो ये अपने वेरिएबल के वैल्यू को 11 कर देगा और बी अपने वेरिएबल को क्या करेगा 21 कर देगा। तो ये चीज आप देखिए प्रिंटफ में साफ दिख रही है कि अगर a की वैल्यू आफ्टर दिस एक्सप्रेशन 11 होगी और b की वैल्यू आफ्टर दिस एक्सप्रेशन 21 होगी और x की वैल्यू आफ्टर दिस एक्सप्रेशन 31 होगी। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास में a, b और x की वैल्यू किस तरीके से मूव कर रही है। तो अब हम देखेंगे एक another kind of operator available in C language, that is the shorthand operator. शॉर्टहैंड ऑपरेटर का केवल और केवल ये रूल है, एक ऑपरेंड अगर रिपीट हो रहा है तो उसे कम करना। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, a = a+2, यहाँ पर a 2 बार आ गया, a = a-2, a 2 बार आ गया, a = a/2, 2 बार a आ गया, a × 2 यहाँ पर भी 2 बार आ गया, a = a mod 2 यहाँ पर भी 2 बार आ गया। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम शॉर्टहैंड के नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो शॉर्टहैंड का नोटेशन क्या है, दैट इज द रिपीटेड ऑपरेंड प्लस = 2। तो ये प्लस = क्या है, इट इज ए शॉर्टहैंड एडिशनल ऑपरेटर। ये माइनस = क्या है, शॉर्टहैंड
सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट तो रहेगा ही ऑपरेटर, ये असाइनमेंट के नाम से तो चलेगा ही, लेकिन ये शॉर्ट हैंड वर्ड इसके अंदर में जोड़ देना। तो शॉर्ट हैंड एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से जब भी इस तरीके के एक्सप्रेशन है उसे हम यूज कर सकते हैं। आप रिलेशनल में भी यूज कर सकते हो, जहां पर आपके पास इस तरीके के कल्चर हो, जहां पर एक ऑपरेंड 2 बार रन हो रहा हो, उसे हम कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसका यूज आप जरूर करें। ओके, एक होता है सी में बीट वाइज ऑपरेटर। तो बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? बीट वाइज मतलब बाइट के बीट को चेंज करने वाला ऑपरेटर। इट इज ए वेरी वेरी यूजफुल कंसेप्ट इन द हार्डवेयर कंसेप्ट। तो हार्डवेयर में हमें इसकी जरूरत होती है। तो ये बीट वाइज लेवल में ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, बीट वाइज एंड होगा, बीट वाइज और होगा, बीट वाइज एक्सऑर होगा, बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट होगा, शिफ्ट लेफ्ट होगा, शिफ्ट राइट होगा। तो जब भी इस तरीके के वर्ड होंगे तो उसके लिए सिंबल कौन कौन से बनेंगे? तो यहाँ पर एक एप्रसेंट साइन है, एक कैप साइन है, एक 2 लेफ्ट साइन है, इसी तरह यहाँ पर और साइन है, ये आपका टिल्डे है, ये आपका राइट साइन है। तो इसको हम लोगों को यूज करना है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि हम कैसे इसको यूज करते हैं और इसका कैसा ऑपरेशन होता है। तो मैं अभी आपके पास ले रहा हूं एग्जांपल में बीट वाइज एंड। तो देखिए, एंड का मतलब वही है कि जब दोनों ऑपरेंड 1 होंगे तो रिजल्ट 1 होगा। अगर कोई भी ऑपरेंड 1 हो जाएगा या कोई भी ऑपरेंड 0 हो जाएगा तो रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गेट की होती है। तो वही गेट की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यूज करनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने क्या लिया, पहले 12 और 25 के बीच हमें बीट वाइज एंड करना है। तो 12 को मैं यहाँ पर पहले बाइनरी में लिख दिया, 25 को भी बाइनरी में लिख दिया। अब बीट वाइज ऑपरेशन क्या होगा? 12 होगा और 25। तो इसके अंदर में मैं इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करूंगा। अब इसको मैं एंड करूंगा, तो इसमें देखिए क्या होगा, 0 एंड 1, तो 0 हो गया, 0 एंड 0, 0 हो गया, 1 एंड 0, 0 हो गया, 1 एंड 1। यही एक काम की चीज है कि जब दोनों में 1 होगा तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, नहीं तो हर बार 0 ही मिलेंगे। तो देखिए, 12 एंड 25 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें किस तरीके से आंसर 8 मिल रहा है। अब इसको आप प्रूफ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में भी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें ए और बी का यूज हो रहा है। इसके अंदर में 12 है और 25 है। जब हम इसे एंड करेंगे तो आउटपुट हमें कितना मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। तो दिस आर द यूज ऑफ द बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें दो ऑपरेटर एक साथ यूज होते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन में कौन से ऑपरेटर लगे हैं? इस एक्सप्रेशन में लगे हैं, एक तो रिलेशनल ऑपरेटर लगा है और एक कंडीशनल ऑपरेटर लगा है। तो मैं इसको 3 ऑपरेटर नहीं बोलूंगा, मैं इसमें बोलूंगा 2 काइंड के ऑपरेटर लगे हैं। पहला तो है ए ग्रेटर देन बी, तो ये एक ऑपरेंड हो गया, ये एक वैल्यू रिप्लेस करेगा। सपोज 10 ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ठीक है, तो ये एक ऑपरेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आपके 2 ऑपरेंड है, यानी कितने ऑपरेंड हो गए? 1 2 3। तो जब 3 ऑपरेंड हो और ये इजी क्वेश्चन मार्क और कोलोन हो तो ये बनता है कंडीशनल ऑपरेटर। अच्छा, इसी ऑपरेटर को भी हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो 3, देखिए आपको भी ये पता है कि 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर कौन सा होगा? जिसमें एक ऑपरेटर, एक सिंबल ऑपरेटर का और एक ऑपरेंड होगा, जैसे प्लस ए, माइनस ए। अच्छा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यूनरी ही होते हैं क्योंकि वो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होते हैं। तो प्लस प्लस ए, माइनस माइनस ए, तो ये हो गया यूनरी। बाइनरी मतलब क्या है? एक ऑपरेटर का सिंबल और 2 ऑपरेंड, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो गए बाइनरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या है? जिसमें 3 ऑपरेंड होंगे और 2
ऑपरेटर के सिंबल होंगे, और वो भी कौन से होंगे, वो होंगे क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। तो अब देखिए इससे एक क्वेश्चन बनाते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड अ बिग नंबर इन टू नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो मुझे प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो नंबर रीड होगा और वो कंपेयर होने के बाद बड़ा नंबर को डिस्प्ले करेंगे। अब इसका आउटपुट देखिए, इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें दो वैल्यू इनपुट करनी है, पहला 10 है, दूसरा 20 है। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, बिग इन ए 10 एंड बी 20 इज 20। तो इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 20 है। एक और सैंपल लेते हैं, इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी दैट इज 20 एंड 10। तो बिग इन ए 10 एंड बी इज इक्वल टू 10, तो इसमें हमें बड़ा वैल्यू क्या मिला, 20। तो ऐसे हमको क्या दिखाना है, ऑपरेशंस दिखाने हैं। अब इस ऑपरेशन को हम कैसे दिखाएंगे अपने प्रोग्राम में, देखिए सबसे पहले हम तीन वेरिएबल ले लेते हैं, ए बी और बिग। ठीक है, ए और बी में क्या रहेगा, हमारे दो वैल्यू रहेंगे, बिग में क्या रहेगा, जो इन दोनों में से बड़ा है वो रहेगा। कैसे दिखाएंगे देखिए, तो इनपुट सेक्शन में सबसे पहले दो नंबर को हम रीड कर लेते हैं, दैट इज एंड ए एंड बी स्कैनएफ के द्वारा रीड कर लेंगे। ये जो प्रिंट एफ है ये क्या कर रहा है, ये तो आपको मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। फिर कैलकुलेशन सेक्शन में क्या होगा, ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे और इससे हमारा ऑपरेट होके बड़ा नंबर बिग मिल जाएगा। और आउटपुट सेक्शन में हमने ऐसा मैसेज बनाया है कि दो नंबर को भी डिस्प्ले किया है और बिग को भी डिस्प्ले किया है। तो इस तरीके से मुझे पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि इन दोनों नंबर में बिग कौन सा है। तो ये इस तरीके से हमारे सिंपलेस्ट और स्ट्रक्चर और फ्रूटफुल और क्लियर प्रोग्राम बनाना जरूरी होता है। ओके, अब हम देखते हैं एक दो प्रोग्राम जो आपको बनाने हैं, ये अपने आप से आप बनाएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड बिगेस्ट नंबर, आपको बिगेस्ट नंबर बताना है, और वो भी कितने नंबर में, 3 नंबर में। आपको इनपुट 3 लेना है, मैंने तो 2 नंबर लिए थे उसमें से बिग बताया था, आपको इसमें से बिगेस्ट बताना है 3 नंबर। अब राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर भी बताने हैं, जिसमें 4 नंबर से स्मॉलेस्ट होगा। इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों को कंडीशनल ऑपरेटर से ही बनाना है, किसी दूसरे से नहीं बनाना है। तो आपको ऐसे ही प्रोग्राम बनाने हैं जो बिगेस्ट दे और स्मॉलेस्ट दे। अब हम जल्दी से दो और इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ते हैं। पहला है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये साइज ऑफ जो ऑपरेटर है इसको फंक्शन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। तो इट इज ए ऑपरेटर। ये ऑपरेटर करता क्या है, तो इसको ध्यान से देखिए, आउटपुट में क्या मिल रहा है, ऑपरेटर यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें करेक्टर, इंट, फ्लोट और डबल, ठीक है। तो करेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल क्या होते हैं, ये होते हैं डेटा टाइप। इस डेटा टाइप का मुझे मेमोरी एलोकेशन जानना है कि ये करेक्टर कितना मेमोरी एलोकेट करता है अपने रैम में ही होगा ये, तो मेमोरी एलोकेट करता है। तो ये मैं देखना चाहता हूं कि कितने एलोकेट करेंगे, यानी 1 करेगा, करेक्टर कितना करेगा 1 बाइट, इंट कितना करेगा 4 बाइट, फ्लोट कितना करेगा 4 बाइट, और डबल कितना करेगा 8 बाइट। तो ये याद रखिएगा कि ये 64 बिट कंप्यूटर की डेफिनेशन है। अगर ये 64 बिट कंप्यूटर है तो ये आउटपुट देगा, अगर 32 बिट है तो क्या देगा 1 2, है ना, यहाँ पर इंटीजर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 2 4 8। किसी किसी बुक में यहाँ पर 2 बाइट लिखा रहता है, तो वो 32 बिट कंप्यूटर की बात हो गई। हम 64 बिट कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो ये मेरा 1 बाइट 4 बाइट 4 बाइट और 8 बाइट, ये बाइट की बात हो रही है, यानी ये इतने वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पर 3, देखिए अच्छा यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझा देता हूं मैं। हमने अभी तक क्या देखा, कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, हमने देखा कैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने वेरिएबल को एक्सप्रेशन के तौर में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पर a1 इज इक्वल टू साइज ऑफ करेक्टर लिख दिया।
आप ऐसा भी कर सकते हैं, A1 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 सेमीकोलन भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपके सी लैंग्वेज में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के साथ में सबसे पहले होनी चाहिए, बीच में नहीं कर सकते, है ना। अगर बीच में करेंगे तो ये इनवैलिड कहलाएगा, लेकिन C++ में हो सकता है। ओके, तो इसको प्रिंटफ के द्वारा हम लोगों ने आउटपुट ले लिया है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इनपुट लेना है और आउटपुट लेना है। इनपुट को अपन ने डायरेक्टली कैरेक्टर इंट और फ्लोट कर दिया। एक्चुअल में ये हम जो देख रहे हैं साइज ऑफ ऑपरेटर, ये जब स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप होगा उस समय हमें पता करना है कि हमारा स्ट्रक्चर डेटा टाइप कितने बड़े मेमोरी को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यस दिस इज द आवर लास्ट ऑपरेटर टाइप। तो आज हम यहीं तक ही देखे हैं, और ये हमने फिर से मैं फर्स्ट तक लेके जाता हूं। तो सबसे लास्ट में हमने देखा साइज ऑफ ऑपरेटर, दो मैंने आपको प्रॉब्लम दिए हैं। ये एक मैंने आपको प्रॉब्लम एग्जाम्पल कंडीशनल ऑपरेटर का बताया है। यहाँ पे अपन ने बीट वाइज ऑपरेटर को एग्जाम्पल में समझा है। ये उसके सिंबल्स होते हैं बीट वाइज ऑपरेटर के, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के सिंबल्स हैं, हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल बताया है। यहाँ पे एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को समझाया है, यहाँ पर भी एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को समझाया है। तो ये दो डेफिनेशन हमने आज पढ़ी। इसके बाद हमने प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को भी बेसिक से एग्जाम्पल तक समझा। तो ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल हो गया। ये आपके डेफिनेशन हो गई कि हम कैसे प्लस प्लस को प्री और पोस्ट, या माइनस माइनस को कैसे प्री और पोस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जो एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकता है और डिक्रीमेंट कर सकता है। तो स्टूडेंट, दिस अबाउट द आवर